हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांटिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज करेंगे हम आरआरबी क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है मेरे चैनल क्वांटिक्स पे। तो आप उन क्लासेस को रेगुलरली देखिए, और अगर प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले उनको जाए कवर कीजिए, वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। इस साल का लास्ट एग्जामिनेशन है आपका 2025 का। फर्स्ट है कैसलेट डी आई, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें। There are a certain number of students in college who got placed in IT core and BPO companies. Each student is placed any one of these companies. इन तीन में से किसी एक में कर सकता है, दो में या तीन में कर सकता है। ओके, 60% ऑफ स्टूडेंट आर प्लेस्ड इन IT कंपनीज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, इसका एक बार पहले डायग्राम बना लेते हैं। तीन कंपनीज इसमें, IT कोर एंड BPO। IT का एंड BPO। Each student placed in any one of these companies. 60% of student placed in IT companies. टोटल हमें पता नहीं, बट ये पता है कि IT कंपनीज में जो है वो 60% है टोटल का। And number of student placed in only in BPO companies, 10% of number of student placed in IT company. तो IT कंपनी में जितने ही करते हैं उसका ओनली 10%। तो IT कंपनी में 60% है, तो ओनली BPO में जो है वो 6% हो जाएंगे। तो ओनली BPO के वो 6% है, टोटल का 6% हो गया ना ये। उसका कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन बोथ BPO कंपनी एंड core company but not in IPO company 75. BPO plus core and not in IP and not in IT company, that is 75। यहाँ देखिए अपना 75। उससे कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस ओनली इन कोर कंपनी इज 93 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन ओनली BPO। ओनली BPO से 93 ज़्यादा, इसको मान लेते हैं बाई मान लेते हैं, चलो टोटल मान लेते हैं इसको अपने 100 बाई, तो अपने IT में देंगे 60 बाई। एंड ओनली कोर में कह रहा है कि 93 मोर देन ओनली BPO। ओनली BPO में 6 बाई थे, तो ओनली कोर में हो जाएंगे 6 बाई प्लस 93। ठीक है, उसका कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड ओनली इन IT कंपनी 300 बाय 43% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस ओनली इन कोर कंपनी। ओनली IT कंपनी में 300 बाय 43% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन ओनली कोर कंपनी। कोर कंपनी का भी एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, तो एक बार इस चीज़ को होल्ड करते हैं। ठीक है, उसका ये अगर इसमें देखो ध्यान से, तो हमें क्या रखें कि IT कंपनी में 60% यानी 60 बाई टोटल 100 बताया था, तो 60 बाई कितना होगा, ये सारा होगा जिसके अंदर ये पार्ट भी आएगा, ये और ये तीनों और ये चारों पार्ट आएंगे। उसके अलावा जो बचेगा वो 40% होगा, यानी वो होगा 40x होगा ना हमारा, तभी तो बनेगा। जैसे कहते हैं कि ये सारा जो टोटल है ये 100 बाई है, इसको ऐसे भी कहते हैं, सारा मिलाकर 100 बाई बनता है। तो इस 100 बाई की जो वैल्यू है तो कहते हैं IT कंपनी 60 बाई, तो ये सारा आएगा 60 बाई प्लस 75 एक दे रखे हमें, प्लस 6y प्लस 6y प्लस 93, ये सारा 100 बाई है। ठीक है, उसको यहाँ देखते हैं, 6 6 12 72 हो जाएगा ये देखो 28y, तो यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 5 3 8 168। ठीक है, तो इसके y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, ये देखो 8 6 108 8 6 48, हाँ y की वैल्यू आ जाएगी 6। जब y की वैल्यू 6 आएगी तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो एक्चुअल में टोटल हैं स्टूडेंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 600, क्योंकि वो हमने 100 बाई माना था। ठीक है, सो जो ओनली BPO है वो आ जाएंगे 36। ठीक है, तो जो IT में 60% है, 60 बाई थे, ये आ जाएंगे अपने पास 360। और जो कोर में बचे 6 बाई प्लस 93, ये हो जाएगा अपने अपने पास 129। ठीक है, इतनी अमाउंट हमारे पास आ गई है, नंबर हमारे पास आ गए। अब उसके अलावा और हमें दे रखा था नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड ओनली इन IT कंपनी 300 बाई 43% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड ओनली इन कोर कंपनी। तो ओनली इन कोर कंपनी में कितने थे, 129। और जो ओनली IT कंपनी में वो 300 बाई 43% थे, ज़्यादा थे, तो इसका 300 बाई 43%, ये देगा 9, 300 बाई 43%, इसका 9 ज़्यादा थे ओनली इन IT कंपनी। ओनली IT कंपनी में उसका 9 और ऐड कर देंगे इसमें हम 129 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 138 ओनली इन IT कंपनीज। इतना डायग्राम आ गया अपने पास। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा है उसका अकॉर्डिंग देखते हैं फिर।
फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन आईटी कंपनी। आईटी कंपनी में कितने परसेंट? आईटी कंपनी में 60% थे, तब क्या हम चाहो 60% की वैल्यू आ गई हमारी 360। ये हमारा फर्स्ट आंसर है 360। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 360। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन बोथ आईटी एंड कोर कंपनी बट नॉट इन बीपीओ 96। दैन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन बोथ आईटी एंड बीपीओ कंपनीज, व्हाट परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन। देखो इसमें एक यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, उसको पीछे रह जाएगा। इसमें ये पता था कि आईटी कोर एंड बीपीओ, आईटी जैसा वो 360 हमें पता था, ये हमें 75 पता था, हमें 75। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 36 और 129, 36 129 एंड 138, ये वैल्यू अब हमको पता थी। अब उसका ये कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन बोथ आईटी एंड कोर कंपनी, आईटी एंड कोर कंपनी बट नॉट इन बीपीओ, यानी ये जो अमाउंट कह रहे हैं आईटी एंड कोर नॉट इन बीपीओ, ये 96 कह रहा है, ये 96 हमें दी हुई है। देन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन बोथ आईटी एंड बीपीओ, बोथ आईटी एंड BPO is what percent of total number of student placed in company. So both IT and BPO में ये भी हो जाएंगे एंड ये भी हो जाएंगे, दोनों आएंगे क्योंकि जो ऑल थ्री है वो भी बोथ IT एंड BPO है। हमें ये तो कहीं नहीं गया कि कोर तो नहीं लेना, कोर को भी इंक्लूड किया गया है। नंबर स्टूडेंट प्लेस्ड इन बोथ IT एंड BPO कंपनीज, व्हाट परसेंट नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 600, उससे परसेंटेज बताना है हमको, ये जो IT एंड BPO है। तो सारा जोड़ लेंगे, उसको 600 में से लेस कर लेंगे, वही हमारा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सारे को जोड़ लेते, ये तो अपने पास था 360, सारे को जोड़ने से अच्छा ये तो अपने को दे रखा था ना 360 दे रखा था आईटी कंपनी, 360 में से हम हमारे पास लेस कर दूं 138 प्लस 96, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये आईटी हमको 360 दे ही रखा था। तो इसको जब ऐड कर लेते हैं, ये 234 126 आते हैं ना, 126 का परसेंटेज बताना है हमको 600 से, तो ये हो जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 21%। ओके, फिर आपको क्वेश्चन में ये देखना था एक अमाउंट एक्स्ट्रा दे रही थी, चाहे तो आप टोटल का रिलेस कर देते, बट यहाँ पे अगर हमको आईडी का दे ही देगा था इंडिविजुअल नंबर 360, तो फिर हम क्यों सबको करें, इसी से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि टाइम भी तो बचाना है हमें वहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन आईटी एंड कोर कंपनीज बट नॉट बीपीओ इज 110। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें कोई ये 96 की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन ये क्वेश्चन की वैल्यू थी, इस वैल्यू को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं मानेंगे, ये तो जो या तो ग्राफ चार्ट में दी होती तब मानते हैं इसको। इसका एक अलग डायग्राम बनते हैं यहाँ पे, डायग्राम इसलिए बनाया था ताकि बार बार पीछे नहीं जाना पड़ता फिर। बीपीओ आईटी कोर था यहाँ, ये था बीपीओ 38 75 36 29 75। अब उसमें क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईटी कोर कंपनी बट नॉट इन बीपीओ, आईटी एंड कोर नॉट इन बीपीओ, आईटी एंड अमाउंट वैल्यू दे रखी है इसने 110, ये अमाउंट वैल्यू दे रखी है इसने 110, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन आईटी एंड, ठीक है, कोर कंपनी, उसके बाद आईटी एंड नॉट इन कोर कंपनी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन आईटी एंड नंबर ऑफ कंपनी बट नॉट इन कोर, ऑल द थ्री कंपनी आईटी एंड बीपीओ नॉट इन कोर कंपनी, यानी इसकी बात कर रहा है ये 30 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन ऑल द थ्री। तो इसमें कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन आईटी एंड कोर हो गया था, अब ये कहता है कि 30 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन ऑल थ्री कंपनीज। जो आईटी एंड बीपीओ में है वो 30 ज्यादा है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक, ऑल थ्री में मान लेते हैं, इसको अपने वाई मान लेते हैं, ये हो जाएगा वाई प्लस 30, ये वैल्यू दे रहा है। अब ठीक है, टोटल हमको पता है 600 आई। उसको कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन ओनली आईटी कंपनी, ओनली आईटी कंपनी का रेशियो हमारे पास, ये टोटल है 136, एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन ऑल थ्री कंपनीज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड ओनली इन कोर, ओनली इन कोर तो अपने पास है 129, एंड ऑल थ्री कंपनीज यानी इस वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। टोटल हमको पता था थ्री, यहाँ पे हमें 360 था, ये क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा था, तो 360 में हमें 138 एंड 110, और बस 360 इसमें वैल्यू थी हमारे पास 138 था, एक था 110 प्लस 30
प्लस 2y, यही वैल्यू थी हमारे पास। अब इनको सबको ऐड कर देते हैं यहाँ से अपने, और 278 प्लस 2y इज इक्वल टू 360। ठीक है, 82 इज इक्वल टू 2y, तो 41 वैल्यू आ गई थी y की। तो 129 प्लस 41 यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है 4 3 7 170 138। अब इसका रेशियो निकालते हैं अगर हम, तो ये बनता है अपने पास 69 69 रेशियो 85। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, 69 रेशियो 85। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ वैल्यूज अलग चेंज करने को दे रखी है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, बट थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग आते हैं, इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज को देखते हैं। उससे पहले अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो हर रोज ऐसी प्रैक्टिस करना, तो हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर फर्स्ट में कहता है कि हमारे पास 84 82 168। देखो यहाँ पे तो देखो दिख रहा है 84 82, यहाँ तो दो लेस हो गया, फिर यहाँ पे 8 दूनी 16 डबल हो गया, 16 3 48 हो गया, मतलब 3 गुना हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई में करके ही चलते हैं। ठीक है, 84 ऐसे 82, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में करूँ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 - 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को इसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ -2। ठीक है, फिर इसको अपने करते हैं मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 16 3 48। ये अपने, ठीक है, यहाँ तो फिर लेस हो जाएगा ना, यहाँ पे यहाँ एक 2 का लेस हुआ, फिर यहाँ पे भी 2 का लेस हुआ। तो आगे देखते हैं, -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई 4 करता हूँ, 4 पे करते हैं तो 4 चौक 16 8 चौक 33 16 17 18 19 36 हो जाता है, फिर माइनस का 2 बैठता तो यहाँ पे भी सही है। फिर इसको अपने देखते हैं, 19 5 95, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौक 20 फिर 1 96, तो ये पूरा पूरा 5 पे चला जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो एक गड़बड़ है कहीं ना कहीं बीच में। जैसे मैं इसको देखूँ, मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 4 -2, या तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5 -2 होता, तो फिर हमारा काम बनता। तो यहाँ पे 9670 ये हमारा रॉन्ग नंबर है, और हमको रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, 9672। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या रखे हमें, 114 166 230 310 410। इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो इसको हम करते हैं कितना कितना ऐड हुआ है अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपने पास ऐड हुए हैं 52, यहाँ अपने पास ऐड हो जाएगा 46 64। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 70 1 80, यहाँ है 100 का डिफरेंस है, तो यहाँ अपने पास डिफरेंस है 126 का। अब देखो 52 64 80 20 का डबल डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। यहाँ आएगा 12 का डिफरेंस आएगा अपने पास, यहाँ 16 का डिफरेंस आ जाएगा अपने पास, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 20 का, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 26 का। अब देखो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी अगर 4 का डिफरेंस होता तो ये 24 होता, तो फिर अपने पास ये नंबर बैठता, 26 के 24 होता तो 124 बैठता। तो यानी ये 536 ये हमारा रॉन्ग नंबर है, ये हमारा रॉन्ग नंबर है। देखो डबल डिफरेंस करना ही पड़ेगा आपको एक डिफरेंस में समझ नहीं आया, या कभी आपको मल्टीप्लाई भी समझ नहीं आ रहा, तो अभी उसका डिफरेंस करके आगे डबल डिफरेंस कर लो, आपको कोई ना कोई आगे मिल जाएगा। इस तरह से इसको किया गया है। ठीक है, ये इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत सही ट्रिक है डबल डिफरेंस वाली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 536। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है कि 17 16 35, यही दिख रहा है, 16 16 दूना 32, तो यहाँ पे अगर हुआ है 17 मल्टीप्लाई 1 -1 16 दूना 32 प्लस 3, यहाँ पे भी अच्छा -1 प्लस 3, तो यहाँ पे भी अगर मैं करता हूँ तो 5 115 -5, एक तो ये +5 हो गया ना यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 440 प्लस 7, यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई 5 7 5 35 23 तो 5 20 2 22 235 बनता है +9। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सीरीज में, मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई 3 +5 4 +7,
तो यार ये फर्स्ट ही हमारा रॉन्ग नंबर लग रहा है मेरे को तो 17, क्योंकि उसके बाद जब सीरीज देखते हैं सब मल्टीप्लाई 2 3 4 5 एंड और नंबर को ऐड किया गया 3 5 7 9, तो यहाँ पे होना था मल्टीप्लाई जो 1+1 होता तब हमारा काम बनता। तो 17 हमारा रॉन्ग नंबर है, तो हमें फाइंड करना ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 17। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है 43 46 53 60 77 एंड 110। इसमें देखते हैं 43 46, यहाँ तो 3 का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ देखते हैं तो 7 का डिफरेंस आता है, यहाँ भी 7 का डिफरेंस आता है, 7 7 का 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 17 का डिफरेंस आ जाता है, और यहाँ पे अपना डिफरेंस आता है 33 का। 3 7 7 17 33, 3 दूनी 6 7, मल्टीप्लाई पे तो नहीं बैठता ये किसी भी तरह से, तो और फैक्टर करके देखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई पे तो बैठ नहीं रहा ये, या इसमें ऐड भी करते तो भी 7 33 17 नहीं बैठता था। इसको देखें, 3 को ये होता है 2 का स्क्वायर +1, 7 को देखूँ अगर मैं 7 8, 2 का स्क्वायर -1, यहाँ पर भी हो गया 2 का स्क्वायर -1, 2 की क्यूब -1 सॉरी, और 16। यहाँ पे देखें ये 2 का एक स्क्वायर, क्योंकि 1 8 3 2 की 4 प्लस में 1, तो यहाँ देखते हैं 2 का 32 5 प्लस में 1, यहाँ तो बैठ रहा है 2 की 4 प्लस में 1, 2 की 5 प्लस में 1, 2 का 1 2+1 यहाँ बैठ रहा है, तो यहाँ पे हमारा अगर सीरीज होती 2 की स्क्वायर प्लस का 1, फिर यहाँ होता है 2 की क्यूब प्लस का 1, फिर हमारी सीरीज बैठती है, यानी ये नंबर हमारा रॉन्ग है, इसका मतलब ये 53 रॉन्ग नंबर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये अच्छा था, इसको फैक्टर कर रखे थे, सिर्फ एक ऐड नहीं कर रखा था इसमें, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ऐड कर दो और काम चल जाएगा, अलग अलग फैक्टर भी जोड़ रखे हैं इसके बीच में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि 852 880 975 1073, इसमें देखते हैं यहाँ डिफरेंस कितने का है, 7 में 5 के 2, यहाँ तो डिफरेंस आता है 28 का, यहाँ डिफरेंस आता है अपने पास 65 का, यहाँ डिफरेंस आता है अपने अपने पास 128 का, 8 का, यहाँ अपने पास डिफरेंस आता है 215 का, और यहाँ डिफरेंस आता है अपने पास 328, मतलब ये तो 5 का क्यूब नहीं बैठता क्या, 128, और ये 6 का क्यूब बैठ के आसपास बैठता है, मतलब ये तो बैठता है अपने पास 5 का क्यूब +3, ये तो 6 की क्यूब -1, 7 343 होता है, 343 होता है, ये प्लस का 1 बैठता है, 4 64 +1, ये 3 की क्यूब +1, तो क्यूब +1 क्यूब +1 क्यूब +1, यहाँ पे हमारा 5 की क्यूब +1 होता, फिर हमारा ये सीरीज सेट बैठती थी, तो इसमें ये 120, ये जो 1073 है, ये हमारा रॉन्ग नंबर है यहाँ पे, क्योंकि ये डिफरेंस गलत आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर 1073। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े से नंबर बड़े हैं, बट उसका देखो तो कॉन्सेप्ट वही है जो आपका अक्सर एग्जामिनेशन में मिलता है, हो सकता है कभी कोई नंबर बढ़ा दे, कभी कुछ ज़्यादा मल्टीप्लाई करवा दे, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में हमें क्या क्या रखा है, इसमें क्या था कि राहुल एंड रवि एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 1500 एंड 3600 रिस्पेक्टिवली, इफ 15% ऑफ प्रॉफिट गोes टू चैरिटी एंड 10% ऑफ प्रॉफिट इज पेड एज टैक्स कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट रिसीव्ड, अच्छा, एंड टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड 680 है, देन फाइंड द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय रवि एंड राहुल रिस्पेक्टिवली। देखो इसमें दो पार्टनर है राहुल एंड रवि, जिन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें से कुछ होता है वो चैरिटी में भी दे दिया उन्होंने, कुछ उन्होंने टैक्स में दे दिया, तो उन सभी का हमको बताना है कि वो चैरिटी और टैक्स निकालने के बाद उनके पास कितना प्रॉफिट बनता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से राहुल एंड रवि से। 1500 रुपये था इनका, और रवि ने स्टार्ट किया 3600 रुपये से, दोनों ने 1500 और 3600 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अब उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें अच्छा इसमें मंथ का तो कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि 50% ऑफ प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड इज 680, एंड फाइंड द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय राहुल एंड रवि रिस्पेक्टिवली।
इसमें इन्होंने 15% जो है वो चैरिटी में दिए एंड 10% ऑफ प्रॉफिट एज टैक्स। 10% जो प्रॉफिट है वो उन्होंने टैक्स में दिया, ठीक है। चलो 10% तो चैरिटी में गया था हमारा, वो था 680 का 15%, 680 का 15% कितना आएगा 15 8 120 12 15 6 90 102 तो चैरिटी में दे दिया। एंड उसके अलावा जो टैक्स में दिया वो 10% है तो 60 टैक्स में दे दिया इन्होंने। टोटल जो निकल गया वो था 160 170 और था हमारे पास कितना 680, ठीक है। तो जो उसमें से हमारे पास बचेगा वो था 510, ये हमारे पास बच गया। अब इनका रेशियो जो था वो निकाल लेते हैं, हमारा 15 और 36 का 3 5 15 12, 5 और 12 के रेशियो में इनको डिवाइड कर देंगे, जो राहुल और रवि का रेशियो है 5 और 12, 17 आती है 51, 5 आती है 15 और 360, तीन का प्रॉफिट बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज और राइट आंसर 150 एंड 360। ओके, समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि सैम इन्वेस्टेड 6800 एट सिंपल इंटरेस्ट at rate of 12% per annum for X years. And Rahul invested 3000 at simple interest at the rate of 17% X plus 3 year. If the interest received by Sam and Rahul is equal, then find the value of X. X की वैल्यू फाइंड करनी। सैम ने इन्वेस्ट किया 6800 से 12% के लिए X ईयर्स के लिए, ये सैम ने इन्वेस्ट किया था। और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा पर्सन है राहुल, तो इनका इंटरेस्ट इक्वल है। तो राहुल ने इन्वेस्ट किया 3000 17% से X प्लस 3 ईयर्स के लिए। इनका जो दोनों का इंटरेस्ट है वो बराबर है, ठीक है। अब हमको फाइंड करनी है इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसको देखते हैं, वो काटें किसी से या वहां से कर। काट देते ना 100 से, तो इसको 100 कट जाएगा, ये दो कट जाएंगे यहाँ, 17 चौक 68 और 3 से कट जाएगा बस 12, ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा अपने पास 10x प्लस 30 यानी 6x इज इक्वल टू 30। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 5। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर, एक्स की वैल्यू आ गई 5। जरूरी नहीं है आप इसको करते मल्टीप्लाई करते हो इतना बड़ा कुछ करते, जो कट रहा है उसको वहीं काटो और जितना छोटा हो सके उतना छोटा करो, क्योंकि आपको टाइम बहुत मैटर करता है क्लर्क मेंस के अंदर। ये मतलब आपको टाइम फिर भी मिल जाता है, बट क्लर्क मेंस में आपको टाइम मैटर करता है, तो जितना हो सके उसको काटो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें कहता है कि अ जार कंटेन 60 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 2:1 if x liter of mixture is taken out and then 10 liter of mixture is added the remaining mixture and now the ratio of milk to water become 11:4, find the value of x। ठीक है, ये इसमें कहते हैं कोई मिक्सचर है हमारे पास 60 लीटर का, ठीक है, जो 2:1 में है मिल्क एंड वाटर में। इसमें से ये एक्स लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं। एक्स लीटर मिक्सचर निकाल देगा, निकाला मिक्सचर है अलग से नहीं निकाला, तो जो निकालने के बाद भी जो उनका रेशियो बचेगा वो 2:1 ही होगा मिल्क एंड वाटर का। उसमें ये कहता है कि 10 लीटर ऑफ मिल्क जिसमें ऐड कर दिया, इसमें 10 लीटर ऑफ मिल्क इसने ऐड कर दिया अपने में, ठीक है। एंड एडिड 10 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया एंड एडिड द रिमेनिंग मिल्क, नाउ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब जिसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो 11:4 बन गया। मिल्क ऐड किया, वाटर तो ऐड नहीं किया ना, और वाटर का रेशियो में पर क्यों डिफरेंस आया, हमने तो सिर्फ मिल्क ही ऐड किया था। तो अगर हम इन दोनों को रेशियो को बराबर कर दें वाटर के और सिर्फ मिल्क में डिफरेंस निकाल दें, तो हमें पता चल जाएगा कि जो रेशियो में डिफरेंस है और जो एक्चुअल में 10 लीटर ऐड किया गया है वो कहाँ पे सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बना लेता हूँ 8:4, 4 से मल्टीप्लाई करके, और ये हो जाएगा अपने पास 11:4। अब देखो रेशियो में डिफरेंस कितना आया, 3 का डिफरेंस आया ना, इसको y मान लो जी, अगर आपको वैसे समझ के आता तो यहाँ 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 10 सॉरी, ठीक है। सो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10/3, y की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको इस x की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हमको पता होगा कि ऊपर कितना था रेशियो और निकालने के बाद रेशियो कितना बचा, की वैल्यू निकालेंगे 10/3 की वैल्यू 8y प्लस 4y की वैल्यू निकाल देंगे और उसमें से को 60 में से लेस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली उसमें से कितने लीटर मिक्सचर निकाला गया है, ठीक है। तो 12y है यहाँ पे, y की वैल्यू है 10/3, 12 इंटू 10/3 40, और था हमारे पास कितना 60, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 20, ये 20 लीटर हमने निकाला था, ये हमारा डिफरेंस आ गया इसमें। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी मीडियम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। देखो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भर भर के मिलेंगे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो डेटा सफिशिएंसी में मिल जाए या आपको क्वांटिटी कंपैरिजन में मिल जाए, वरना अर्थमेटिक्स आपको मिलनी ही मिलनी है। तो इन क्वेश्चन को जितना हो सके उतना कीजिएगा। अब हर मीन्स के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी टोटल प्रॉफिट इन बी। हमें बी को निकालना है शेयर ऑफ बी इन टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट के अंदर हमें बी की शेयर निकालना है कि बी को कितना शेयर मिला था, कितने मंथ इन्वेस्ट किया उस तरह से। फर्स्ट में हमें क्या रखा कि ए एंड बी इन्वेस्टेड 25,000 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किया 25,000 एंड बी ने 35,000। सेकंड में हमें क्या रखा है ए बी एंड सी का जो टोटल प्रॉफिट है वो 20,700 है। तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, सी का प्रॉफिट 20,500 है। थर्ड में हमें क्या रहेगा कि आफ्टर 5 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस ए एडेड 5,000 मोर एंड बी विड्रॉ 5,000 एंड सी जॉइंट देम इन अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 45,000। ठीक है, देखो एक से तो आंसर निकलना है। फर्स्ट में तो हमारा कुछ भी प्रॉफिट ही नहीं है, थर्ड में हमको, सेकंड में हमको इंडिविजुअली पता ही नहीं है कुछ, वो भी नहीं निकलेगा। थर्ड में अगर हम देखते हैं तो उसमें ये कह रहा है कि 5 मंथ बाद स्टार्ट होता है, लेकिन अगर मैं अलोन थर्ड का लून देखा तो हमें ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में कितना था, तो बाद में कितना ऐड हुआ लेस हुआ वो तो छोड़ दो, स्टार्टिंग में कितना था वही नहीं पता, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कितना वैल्यूज थी और ना ही प्रॉफिट पता है। हम तो इंडिविजुअली तो पता चल नहीं रहा, अब हम तीनों को कंबाइंड करके ही देखना पड़ जाएगा इसके अंदर। कंबाइंड करके अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को ये पता चलता है कि ए बी एंड सी तीन पार्टनर थे। ए ने स्टार्ट किया 25,000 से, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास तीनों को मिला के है वो लिख रहा हूँ मैं। बी ने स्टार्ट किया 35,000 से। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो था इनका वो था 20,700, इनका टोटल प्रॉफिट था। आफ्टर 5 मंथ फॉर स्टार्ट ऑफ बिजनेस ए ने ऐड किया 5,000, तो ए के पास हो गया 30,000। ठीक है, एंड आफ्टर 5 मंथ्स बी ने विड्रॉ कर दिया 5,000, तो इसके पास हो गया 30,000। अब बची बात सी की। ठीक है, उसको एंड सी ज्वाइन, सी ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया था, और सी ने कितनी इन्वेस्टमेंट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 45,000 5 मंथ्स बाद इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब मेरे को ये चाहिए कि इन्होंने कितने कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया था, वो कैसे मिलेगा। जब या तो मेरे को ये बता रखा हो कि बिजनेस इतने इतने टाइम के लिए चला था साल में, या फिर मेरे को ये कह रखा हो कि प्रॉफिट के साथ मेरे को एनुअल प्रॉफिट लिखा हो कहीं वर्ड, तभी पता चलेगा ना कि एक साल का प्रॉफिट इतना है या क्वार्टरली प्रॉफिट इतना है, कुछ इस तरह का क्या कोई टर्म दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी दिख रहा है टोटल प्रॉफिट दे रखा है ए बी एन सी, यहाँ पे भी देखो प्रॉफिट एक ही जगह दे रखे है ना, बस एक ही जगह दे रखे है। कहीं पे पता नहीं चल रहा कि इन्होंने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। जब पता ही नहीं चलेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है निकालने का। मेरे को तो मंथ चाहिए तभी मैं रेशियो, इनका रेशियो निकालूंगा, तभी मैं इनको बांटूंगा ना ए बी सी में। तो तीनों को मिला के भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए। मैं क्या क्या फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय करण इन स्कीम ए। करण ने स्कीम ए में कितना अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है। स्टेटमेंट 1 में कहता है इफ स्कीम बी was 10% compound interest 3 years on the same sum and total amount received 2980 less than the actual amount of given scheme A। स्कीम बी में हमें क्या रखा है कि स्कीम बी ने इन्वेस्ट किया 10% से 3 साल के लिए। एंड टोटल अमाउंट रिसीव था उसको वो 2980 लेस था टोटल अमाउंट रिसीव्ड स्कीम ए। स्कीम ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि जो बी को अमाउंट रिसीव हुआ है वो 2980 लेस है 1 से ए से। तो स्टेटमेंट 2 में हमें क्या रखा है कि स्कीम ए ऑफर 12% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years। टू में हमें क्या रखा है कि स्कीम ए ने 12% इंटरेस्ट पे किया था 4 years के लिए। या स्टेटमेंट 3 में हमें क्या रखा है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड टू द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन स्कीम ए, यानी अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट और जो इंटरेस्ट मिला है उसका रेशियो दे रखा है। अगर उसने 25x मान लो उसने इन्वेस्ट किया है रेट पे किसी टाइम के लिए, तो उसको 12x का इंटरेस्ट मिला है, ये हमको दे रखा है। सेकंड में हमको स्टेट आर की वैल्यू दे रखी थी ए की, और टाइम दे रखा था हमको स्कीम ए का। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास रेट था, ईयर था, और ये था कि जो टोटल अमाउंट है वो लेस है। अरे वो इंडिविजुअल तो मिल नहीं रहा है किसी से भी, क्योंकि हमको ए ने कितना इन्वेस्ट किया किसी इंडिविजुअल से तो मिल नहीं रहा है। लेकिन अब हमको ये दिख रहा है कि कंबाइंड से शायद मिल जाए, तो
तो रख के देखते हैं पहले 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 से, 3 and 1 से। आपको रख रख के देखने पड़ेंगे हर बार, चाहे टाइम कितना भी कंज्यूम हो। यही है इसका तरीका सही, वरना आप कोई ना कोई छोड़ दोगे ट्रिक बीच में, फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं 1 and 2 को रख के देख लेता हूँ। 1 and 2 में क्या रखे, 1 and 2 में क्या रखे कि स्कीम बी 10% से करता है 3 साल के लिए। ठीक है, 10% से 3 साल के लिए लेता है स्कीम बी में, कंपाउंड इंटरेस्ट ना। ये हो जाएगा 21, 10 एंड 2.1 हो जाएगा, एंड 2.1 ये अपने पास आ जाएगा 33.1, जिसकी एक्चुअल रेट आ जाएगी स्कीम बी की। और जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो अमाउंट रिसीव्ड है, हाँ इंटरेस्ट है, वो 2980 लेस देन अमाउंट ऑफ स्कीम ए। और स्कीम ए जो हमको सेकंड में दे रखे है वो है सिंपल इंटरेस्ट में, तो वो आएगा 48, उसका जो इंटरेस्ट आएगा 48% स्कीम ए का। अब हमको ये देखे, अगर मैं इसमें मान लेता हूँ 100 है, अगर इसमें भी हमको ये दे रखा है कि स्कीम ए के अंदर ज़्यादा है, स्कीम स्कीम बी के अंदर स्कीम ए से ज़्यादा है, तो हमको कितना ज़्यादा है वो अमाउंट भी दे रखी है हमको 2980। मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब वही चाहता है तो इससे हमको वैल्यू मिल जाएगी कि ए ने कितना पुट किया, ये तो इसलिए मिल जाएगा। तो 1 and 2 से हमारा आंसर आ रहा है इसमें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, पहले 1 and 3 से देख लेते हैं, फिर पहले 2 and 3 से देख लेते हैं, फिर वापस ऊपर चलेंगे। 2 and 3 में हमें क्या रखा है कि स्कीम ए ने ऑफर किया 12% इंटरेस्ट से फॉर्म 4% के लिए, तो ये हो जाएगा 48% पे इंटरेस्ट किए स्कीम ए ने इंटरेस्ट किया। ठीक है, और उसके बाद स्कीम 3 में दे रखा था कि स्कीम 3 में एक ही बारे में दे रखा था, अच्छा सब कुछ एक ही बारे में दे रखा है स्कीम 3 में, और हमको भी एक ही अमाउंट ही निकालनी है, 48% पे दे रखा है। अब अगर मैं इसको ये देखो 25x को है स्कीम ए में 48, यानी अमाउंट ऑफ टाइम भी दे रखा है, ये 12x आता है। बट इसमें हमको अमाउंट तो चाहिए, नंबर तो चाहिए, तभी हम इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसको 25 से 48% करके 12 आ जाएगा, वो तो आ जाएगा, लेकिन वैल्यू तो जी यहाँ एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी, तभी जाके हमें मिलेगा। यानी सेकंड 2 and 3 से हमारा आंसर नहीं आता, 2 and 3 से आंसर नहीं आ रहा। 1 and 2 से आया था अभी तक, बस 2 से आया था, 2 and 3 से अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। अब चलते हैं 1+3 पे। 1 and 3 में क्या दे रखे, 3 में तुम्हारे पास ये दे रखे एंड 1 में दे रखे कि बी ने इन्वेस्ट 10% 3 साल के लिए लगाया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जिसका एक्चुअल जो रेट बनता है 3 साल के लिए 33.1% था स्कीम बी का, ए में था, जो जिसका अमाउंट, ठीक है, यानी इसका यहाँ से अमाउंट कितना बन जाएगा, 25 इन्वेस्टमेंट था और इंटरेस्ट था 12, तो यहाँ 37x इसका अमाउंट बन जाएगा ए का। ठीक है, इसका जो अमाउंट है उसकी वैल्यू दे रखी है हमको 2980 ज़्यादा है ए से, ई की वैल्यू ए से ज़्यादा है। तो जब इसमें वैल्यू निकल जाएगी एक्स की, तो हमको पता चलेगा कि ए ने इंटरेस्ट कितना दिया, तो यानी हमारा 1+3 से भी हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका हमारा आंसर होगा बोथ ऑप्शन 1 and 2, ऐसा कुछ ऑप्शन है इसमें, 1 and 2 स्टेटमेंट एंड 1 and 3 स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, 1 and 2 एंड 1 and 3। ऑलराइट, आपको ध्यान से करना पड़ेगा, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत, आपके कॉन्सेप्ट बहुत सही होना चाहिए, तब जाके आप फाइंड कर सकोगे कि एक्चुअल में किससे निकल पा रहा है आंसर। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क इफ द ए वर्क 66% more efficient and B वर्क 33% more efficiency। ए 6% से ज़्यादा की अपनी एफिशिएंसी से काम करे और बी 33% की ज़्यादा की एफिशिएंसी से काम करे, तब उनको काम को कितने टाइम में वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब मैं कोई ये बताऊँ, इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको ए की एफिशिएंसी चाहिए, बी की एफिशिएंसी चाहिए हमको, ठीक है, इंडिविजुअली चाहिए, टोटल वर्क भी चाहिए हमको। इतना कुछ निकलेगा तभी जाके हम पता करेंगे ए और बी कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है। अच्छा, और हमको सी की एफिशिएंसी भी चाहिए, तो तीनों से काम करवाना है हमको। ठीक है, अब देखते हैं, फर्स्ट में कहते हैं सी अलोन कैन टेक 6 days, 1/4 ऑफ द वर्क। ठीक है, 1/4 ऑफ द वर्क करता है 6 days में, तो ये कर देगा 24 days में, सी कंप्लीट करता है अपना काम। ए अलोन टेक 25% मोर टाइम देन बी। सेकंड में कहता है कि ए बी से 25% जो है टाइम ज़्यादा लेता है, तो ए की एफिशिएंसी बी से यानी 25% कम होगी, तभी वो टाइम ज़्यादा ले रहा है उससे। ठीक है, तो जब बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 4।
एक क्योंकि ये जो टाइम है वो 25% ज़्यादा ले रहा है ना, तो जो टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो है वो रिवर्स होता है, तो रिवर्स हो जाएगा इसमें, क्योंकि पहले जो टाइम का रेशियो बन रहा है यहाँ पे वो है 5:4, ये है टाइम का रेशियो, तो ये है अपना एफिशिएंसी का रेशियो। उसके बाद क्या आता है, बी अलोन टेक 33% मोर टाइम देन सी अलोन वर्क। अब बी किसी काम को करने में सी से 33% ज़्यादा टाइम लेता है, यानी ये इनका टाइम का रेशियो है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, वो हो जाएगा 3:4। तो यहाँ से बी और सी की एफिशिएंसी भी आ जाएगी, ये हो जाएगी 3:4। तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी वो 20, 15 एंड 12। ये आपको एफिशिएंसी स्टेटमेंट 2 से मिल रही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 3 में। स्टेटमेंट 1 से हमको सी की एफिशिएंसी मिल गई थी, सी का टाइम मिल गया था ना, वो सी कितने दिन में टाइम करता है, और इसकी एफिशिएंसी भी मिल गई थी। अच्छा, तो काफ़ी कुछ निकल जाएगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की। 3 में हमको क्या रखा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 3/8 ऑफ द वर्क इन 6 डेज। ए प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में करते हैं, ये हो जाएगा 3/8, 16 डेज में काम करते हैं। ठीक है। वन ए वर्क विद 125% एफिशिएंसी, ओके, ये अपनी एफिशिएंसी से 125% ज़्यादा ऐसा करता है काम, तब ये कम थे। इनकी नेचुरल एफिशिएंसी ने ए ने अपना काम किया 5/4 एफिशिएंसी से। ठीक है, तब इन्होंने काम को कंप्लीट किया। अब मेरे को ये चीज़ तो साफ साफ दिख गई थी ऊपर कि जो हमको ए बी एन सी की एफिशिएंसी चाहिए थी, ए बी एन सी की एफिशिएंसी तो हमको अलाउन 2 से ही मिल रही है, लेकिन 2 के अंदर स्टेट में हमको ये नहीं पता कि एक्चुअल टोटल काम है कितना। ठीक है, उसमें अगर मैं ए में देखूँ, ए मेरे को बता रखा है कि 24 डेज में काम कंप्लीट कर देता है सी, और सी की एफिशिएंसी भी है, तो यहाँ से मेरे को एफिशिएंसी 20, तो यहाँ से मेरे को टोटल वर्क भी मिल जाएगा, टोटल वर्क भी आ जाएगा, ए बी सी की एफिशिएंसी भी आ गई। सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 से तो हमारा आंसर श्योर श्योर निकल रहा है, 1 एंड 2 से तो निकल गया आंसर। अब हमको आगे देखना है, अब आगे और किस किस से हमारा आंसर निकल सकता है। ठीक है, मैं पहले 2 एंड 3 की देखूँ। 2 एंड 3 में हमको एफिशिएंसी पता है ए बी एंड सी की, पर ये क्या है कि ए ने अपनी एफिशिएंसी थोड़ा सा ज़्यादा काम किया, 25% ज़्यादा एफिशिएंसी से काम किया। अगर मैं यहाँ पे ए की एफिशिएंसी को 25% से बढ़ा देता हूँ तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 15। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आ गई, और हमको यहाँ से पता है कि ए और बी ने मिलकर 16 डेज में काम किया, तो ए और बी की एफिशिएंसी भी हो जाएगी 30, काम भी मिल जाएगा हमको यहाँ से भी टोटल वर्क मिल गया, एफिशिएंसी मिल गई ए बी एंड सी की, टोटल वर्क भी मिल गया। 2 एंड 3 से भी हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं 1 एंड 3 पे। या 1 एंड 3 से हमारा आंसर आता है। 1 में हमको क्या रखा था कि सी 24 डेज में हमारा काम कंप्लीट करता है, सी 24 डेज में काम कंप्लीट करता है। अगर मान लो सी 24 डेज में काम कंप्लीट करता है, और हमको ये बता रखा है कि ए ने अपनी एफिशिएंसी से थोड़ा ज़्यादा काम किया, 25%। देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, हमको ए बी एंड सी को तीनों को मिलाए काम करना है, लेकिन हमको ये पता ही नहीं कि ए की एफिशिएंसी कितनी है और उसने कितना ज़्यादा किया, तो ए और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी तो हमको चाहिए चाहिए, तभी हमको पता चलेगा। इसका मतलब यानी 1 एंड 3 से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, हमारा आंसर आ रहा है 1 एंड 2 से, एंड 2 एंड 3 से। ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। ओके, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट अगर आप एक बार कर लोगे तो आप वहाँ को बहुत जल्दी प्रोसेस कर सकते हो। मैं समझाने के लिए एक एक चीज़ को लेकर समझा रहा हूँ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी मीडियम के लिए, नेक्स्ट अपना इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एसिड इन वेसल ए, वेसल बी। क्वांटिटी ऑफ एसिड बताना है वेसल ए एंड वेसल बी, और उसमें दो चीज़ें हैं, हर इसमें एसिड है और वाटर है, ए में भी एंड बी में भी। तो डिफरेंस बताना है इसका और इसका डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ए के अंदर हमें क्या रखा है कि एसिड एसिड एंड वाटर 5:1 में, एंड बी में 71.42% लेस देन एसिड है, बी में वाटर विच विल बी 71.42% लेस देन एसिड ऑफ वेसल बी। ठीक है, यानी ए और बी का हमको रेशियो दे रखा है, एसिड और वाटर का रेशियो हमारे पास सारे हैं ए और बी में। फर्स्ट स्टेटमेंट हमको ये बता रही है। सेकंड स्टेटमेंट हमको बता रही है, इफ बोथ द वेसल ए एंड बी मिक्स्ड इन रेशियो ऑफ 2:3, वाटर इन द न्यू मिक्सचर 25% ऑफ एसिड इन न्यू मिक्सचर। तो ये कह रहे हैं कि ए एंड बी कितने हैं क्या है वो हमको नहीं पता, लेकिन 2:3 में अगर हमको इनको ऐड कर देते हैं, तो जो इनके अंदर वाटर है वो 25% हो जाएगा एसिड से। ठीक है, 25% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:1 हो जाएगा वाटर एसिड से। ये हमको स्टेटमेंट 2 से मिल गया। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की। स्टेटमेंट 3 में कह रहा है कि वाटर इन वेसल ए इज 8 लेस देन वाटर इन वेसल बी। अच्छा, if the same quantity of water in vessel A is added to water to vessel B,
एसिड एंड वाटर रेशियो बिटवीन 21 रेशियो। देखो इसमें ये कह रहा है कि ए एंड बी दो वेसल है, एसिड वाटर, ठीक है। ए के अंदर जो जो वाटर है वो 8 लेस देन है बी से, यानी ए में x है तो बी में x+8 है, ठीक है। अब उसको कहता है कि इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल ए इज एडेड टू वाटर बी, इसमें भी सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर दिया जाता है, एंड द एसिड एंड वाटर इन रेशियो बिटवीन, तो जो इसका एसिड और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 21:10, ठीक है। ये बात कह रहे हैं। अब देखो इसके लिए हमको क्या चाहिए, तो निकालने हमको चाहिए एसिड और दोनों एसिड की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जो यहाँ से तो नहीं निकल के आ रही, जो यहाँ से भी नहीं निकल के आ रही, जो यहाँ से भी नहीं निकल के आ रही, क्योंकि सब कुछ रेशियो में ही है स्टेटमेंट 1 में। अब चलते हैं कंबाइंड गेम पे, ऐड करते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 को ऐड करता हूँ, जिसमें हमको स्टेटमेंट 1 में तो रेशियो दे रखे हैं, एंड स्टेटमेंट 2 में हमको दे रखा है, क्या रखा है कि 2:3 में ऐड करते हैं, 2:3 में भी ऐड करते हैं तो भी कैसे हो जाएगा, हमें क्या पता 2:3 में ऐड करने पे, क्योंकि ये एक वैल्यू को मैं एक्स में मानता हूँ तो दूसरी वैल्यू तो वाई में आ जाएगी, दोनों सेम वैल्यू है नहीं, या तो मुझको सेम फ्रैक्शन में वैल्यू होती, दोनों एक्स एक्स में होती, तब तो मैं ऐड कर लेता इनको 2:3 के अंदर, तो ये तो अपना काम नहीं बना रहा। अब चलते हैं 2 एंड 3 पे, ठीक है। 2 एंड 3 में देखते हैं कि इसमें हमको दे रखे हैं, ठीक है, अंदर 3 में तो हमको सिर्फ ये देखा कि एक में वाटर दूसरे में वाटर से 8 लीटर ज़्यादा है, काफ़ी सीधी सी बात, हमको एसिड चाहिए, और 2 और 3 में ऐड कर लेंगे, कैसे ऐड कर लेंगे, कुछ पता ही नहीं है एसिड और वाटर, 2 एंड 3 से हमारा आंसर आई नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि इसमें कितना एसिड है कितना वाटर है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं हमारे पास। अब एक लास्ट बच गया हमारा 1 एंड 3, ठीक है। 1 एंड 3 को देखते हैं, इसमें 1 में हमको रेशियो सारे दे रखे थे, हाँ यहाँ से काम बन सकता है ना, 1 में हमको रेशियो दे रखे थे ए का एसिड का वाटर का एंड एसिड का वाटर का। अब ये कह रहा है कि जो एसिड और वाटर का रेशियो, यहाँ अगर मैं इस वैल्यू को एक्स में मानता हूँ, इसको वाई में मानता हूँ, तो हमारे पास एक्स और वाई का रिलेशन आ जाता है कि जो एक्स में वाटर है वो लेस देन है वाई से 8 लीटर, यहाँ हमारा रेशियो बनता है, ठीक है। कोई तो है ना अपने पास बीच में, एक्स और वाई में कितना कम है कितना ज़्यादा है, कुछ तो सोचेंगे ना। तो जब हम इसको और एक चीज़ हमको और दे रखी थी, जब हम इसको ऐड कर देते हैं इसमें, जो हमको स्टेटमेंट 3 में दे रखी है, तो 21:10 बन रहा है, यहाँ से हमारा सब कुछ बन रहा है। जब हम उसको ऐड कर देंगे तभी 21:1 बन रहा है, सो स्टेटमेंट 1 एंड 3 देखिए हमारा आंसर आएगा। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 टुगेदर आर सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, स्टेटमेंट 1 एंड 3 टुगेदर आर सफिशिएंट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज ऐसी वीडियो आ रही है, हर रोज सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है, क्लासेस को देखिए, आप आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। थैंक यू।